हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरो कंपाउंड्स। तो स्पाइरो कंपाउंड्स बेसिकली जो हम लोग अभी रिंग वाला फॉर्म पढ़ रहे थे जीआई का, उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, ऐसे आपको समझना है। और रिंग के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों की स्पाइरो मॉलिक्यूल्स या स्पाइरो कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट डज दिस वर्ड स्पाइरो रिप्रेजेंट? तो स्पाइरो मॉलिक्यूल्स वो हैं, स्पाइरो का मतलब होता है, स्पाइरो मॉलिक्यूल्स हम उन्हें कहते हैं जहां पर मोर देन वन रिंग हो। अब मोर देन वन रिंग मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और दो रिंग्स के बीच में विथ वन कार्बन एटम कॉमन, विथ वन कार्बन एटम, एक कार्बन का एटम कॉमन हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो 4 मेंबर्ड रिंग्स हैं, तो एक 4 मेंबर्ड रिंग ये हो गई और दूसरी 4 मेंबर्ड रिंग ये हो गई। सो देयर आर 2 4 मेंबर्ड रिंग्स, और इन दोनों रिंग्स के बीच में ये वाला जो कार्बन का एटम है ये कॉमन है, ये इस लेफ्ट वाली रिंग का भी पार्ट है और राइट वाली रिंग का भी पार्ट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग स्पाइरो कंपाउंड्स या स्पाइरो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। 3 रिंग भी हो सकती थी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, तो यहां पर 3 रिंग हो गई और एक एक कार्बन का एटम कॉमन है, तो ये भी एक स्पाइरो कंपाउंड है। अच्छा, अब इनमें जो जीआई के क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहा हूं बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। पहले टाइप के क्वेश्चंस वो होंगे जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स या जो भी ग्रुप्स लगे होंगे या जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे वो इन पोजीशंस पर खाली होंगे। तो इन पोजीशंस को मैं अपनी तरफ से एक नाम दे दे रहा हूं टी। टी मतलब टर्मिनल पोजीशन। तो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे इन पोजीशंस पर, जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, ये स्पाइरो वाली पोजीशन पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आ नहीं सकता क्योंकि वहां पे तो कार्बन की पहले से ही 4 वैलेंसी है। इन पोजीशंस को मैं नाम दे दे रहा हूं आई। आई मतलब इंटरमीडिएट पोजीशन। तो ये मेरी तरफ से दिया हुआ नाम है, कोई ऐसा सच ऑफिशियल नोमेनक्लेचर नहीं है। तो टी मतलब हो गया टर्मिनल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, आई मतलब हो गया इंटरमीडिएट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इन दोनों को एक एक करके हम लोग एनालाइज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, इन रिंग्स के थोड़ा स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करो। ठीक है, ये बात समझना आप ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं टर्मिनल पोजीशन वाली, टर्मिनल पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पोजीशन वाले केस को आपको जस्ट लाइक बच्चों एलीन्स वाला केस सोचना होता है। इट इज जस्ट लाइक एलीन्स वाला केस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं आपको समझाता हूं, और ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम इन रिंग्स के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो जैसे आप सपोज करो कि पहली वाली जो रिंग है वो लेटस से बोर्ड के प्लेन में है, पहली वाली जो रिंग है वो बोर्ड के प्लेन में है, मतलब पेपर के प्लेन में, जिसपे आप अभी अपनी कॉपी में बना रहे हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। ये वाला जो कार्बन का एटम है, दिस कार्बन एटम इज बच्चों sp3। इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं और 4 में से कोई 2 ही बॉन्ड पेपर के प्लेन में या बोर्ड के प्लेन में, जो भी आप समझो, अभी कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन पे, तो 4 में से जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं वो 2 ही बॉन्ड, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ज्यादा आदत जो है वो बोर्ड पे पढ़ाने की है, तो इसीलिए बार बार बोर्ड निकल जाता है। तो अभी जब मैं बोर्ड बोलूं तो उसको कंप्यूटर स्क्रीन सोच लो आप। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो ये कार्बन sp3 है, इस sp3 कार्बन एटम के 4 बॉन्ड में से 2 ही बॉन्ड प्लेन में हो सकते हैं, पेपर के प्लेन में, तो वो 2 बॉन्ड हमने बनाए हुए हैं। अब बाकी के बचे हुए जो 2 बॉन्ड हैं वो पेपर के प्लेन में नहीं हो सकते। तो अब एक बॉन्ड इनमें से अगर आगे की तरफ निकल के आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है, ऑन अ सॉलिड लाइन, ठीक है, आगे की तरफ निकल के आ रहा होगा, तो दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा होगा। इस तरह से इस कार्बन के अबाउट स्ट्रक्चर होगा। भाई sp3 है ना, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तुम बना दिए पेपर के प्लेन में, अब इन दोनों को भी पेपर के प्लेन में नहीं बना सकते ना। तो एक बॉन्ड इनमें से आगे तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है, से आगे झांक रहा है बोर्ड के आगे, ठीक है, और दूसरा ये वाला जो डैश वाला है पीछे की ओर जा रहा है। अच्छा, अब देखो इस वाले कार्बन को देखो, तो इस वाले कार्बन को इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला कार्बन अगर आगे की ओर आ गया, ठीक है,
ये वाला कार्बन है, ठीक है, और इसको रेड से लिख देते हैं, ये वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन, ये रेड है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ये पेपर के प्लेन में नहीं है, तुम्हारी तरफ आगे की ओर झांक रहा है, राइट। तो अब इस कार्बन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये भी तो फिर आगे की ओर निकल के आ रहा होगा ना भाई। ये कार्बन जब पेपर के प्लेन में रह ही नहीं गया, इस वाले कार्बन को, इस कार्बन को इसके साथ बॉन्ड बनाना है, C12 बोल देते हैं, बार बार इस बोलना पड़ रहा है। तो C12 के बीच में जो बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड भी तो कुछ प्यारे बच्चों आगे ही निकल के आ रहा होगा ना, कुछ इस टाइप से, इस तरह से ऐसे निकल के आ रहा होगा सामने की ओर, और इसको 3 बोल देते हैं। और C13, ये 3 वाला कार्बन पीछे जा चुका है, तो ये बॉन्ड भी कुछ पीछे की तरफ जाके इस तरह से फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड सॉलिड वाले आगे की ओर निकल के आ रहे हैं, और ये डैश वाले जो बॉन्ड है पीछे की ओर निकल के आ रहे हैं। और अब फिर दोबारा से जब तुम इस कार्बन पे आ जाओगे, तो कार्बन नंबर 1 पे आ गए, तो ये वाले बॉन्ड्स वापस से क्या होंगे, पेपर के प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर के प्लेन में आ गए। तो अब ये रिंग फिर से इस तरह से हो गई। तो देखो ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम एलिन्स जैसा फिनोमेना कुछ हो रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। देखो ये स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या होगा कि ये वाली रिंग अगर पेपर के प्लेन में है, तो अगली रिंग जो है वो एक परपेंडिकुलर प्लेन में होगी, ऐसे सामने की तरफ जो काटता हुआ प्लेन आ रहा है, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये रिंग प्लेन में पेपर के, दूसरी रिंग ऐसे, फिर तीसरी रिंग ऐसे, फिर चौथी रिंग ऐसे, प्लेन्स चेंज होते रहेंगे। मतलब दिस इज रिंग नंबर 1, दिस इज इन पेपर प्लेन। रिंग नंबर 2, एक रिंग ऐसी है तो दूसरी रिंग इस तरह से काटते हुए आ रही है तुम्हारी तरफ, और तीसरी रिंग फिर से पेपर के प्लेन में आ गई, ठीक है। तो अब आप सपोज करो कि इवन नंबर ऑफ रिंग्स अगर हैं तो, ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ठीक है, और टर्मिनल पोजीशन वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ठीक है बच्चों, मतलब 2, 4, 6 इस तरह से, और यहां पर कोई ग्रुप्स लगाए हुए हैं। मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिया गया कि यहां पर कुछ लगा हुआ है C और D, और यहां पर लगा हुआ है A और B। द सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट टर्मिनल पोजीशंस, इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं। तो अब आप इस तरह से इसको समझो कि इस रिंग को कंप्रेस कर करके आप डबल बॉन्ड की तरह देख लो, जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए। पहले तो चलो एक बार स्ट्रक्चर एनालाइज कर लेते हैं, बट आगे से इसको कंप्रेस कर करके डबल बॉन्ड की तरह ही सोचेंगे, ठीक है, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो अब देखो ये वाली रिंग अगर बोर्ड के प्लेन में मैंने बना दी, ठीक है, लेफ्ट वाली रिंग, तो राइट वाली रिंग जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इट विल गो इन अ परपेंडिकुलर प्लेन। ये कार्बन आगे की ओर आ रहा है, और ये वाला जो कार्बन है वो पीछे की ओर जा रहा है। ये बॉन्ड्स आगे निकल के आ रहे हैं, सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा, और यहां पर एक कार्बन का एटम है। अब देखो ये वाला जो कार्बन का एटम है ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके 2 बॉन्ड्स, अब जो C और D हैं, एक बॉन्ड तुम आगे की ओर बना चुके हो, एक बॉन्ड तुम पीछे की ओर बना चुके हो, ठीक है। तो अब बाकी के बचे हुए जो C और D हैं वो तो पेपर के प्लेन में होंगे, तो यहां पे कुछ C लगा दिए और यहां पे D लगा दिए। ये वाला जो कार्बन का एटम है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसके 2 बॉन्ड तुम पेपर के प्लेन में बना चुके हो, तो बाकी के जो A और B हैं वो कहां होंगे। A सपोज कर लो आगे होगा, आगे की ओर, तो A आगे की ओर आ रहा है, और B जो है वो डियर स्टूडेंट्स पीछे की ओर जा रहा है। सो इट इज द सिमिलर सिचुएशन, इट इज द सिमिलर सिचुएशन कि ये A और B और ये C और D का प्लेन सेम नहीं है। A और B इस तरह के प्लेन में है जो काटता हुआ प्लेन आ रहा है, तो C और D पेपर के प्लेन में। तो इट इज जस्ट लाइक एलीन विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मतलब ये सिस्टम इज आइडेंटिकल टू ये वाला सिस्टम। तो इसीलिए मैंने बोला उस रिंग को कंप्रेस कर करके डबल बॉन्ड की तरह सोच लिया करो। तो यहां पे A और B लगा दो, और यहां पर कुछ C और D लगा दो। तो अब ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये C और D और ये A और B का प्लेन अलग अलग है, परपेंडिकुलर प्लेन है, और अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, और इसलिए यहां पर GI इज नॉट पॉसिबल। ऐसे सिस्टम में GI पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स के केस में, जस्ट लाइक एलीन्स, राइट।
और अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स हुई तो क्या होगा, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स अगर हुई तो फिर वो ए और बी और सी डी सेम प्लेन में आ जाएगा। जैसे मान लो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लें, एक रिंग, फिर इसके बाद ये दूसरी रिंग, और फिर इसके बाद ये तीसरी रिंग, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली रिंग मान लो बोर्ड के प्लेन में है, तो ये वाली रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगी, तो इसके ये वाले बॉन्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कर देते हैं, और क्या, ये आगे की ओर निकल के आते हैं, और ये वाले बॉन्ड को क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं, ये पीछे की ओर निकल के जा रहे हैं। और ये रिंग थी, लेफ्ट वाली रिंग थी पेपर के प्लेन में, मिडिल वाली रिंग इस तरह से, फिर उसके बाद ये इस तरह से आ गई। अच्छा, अब यहां मान लीजिए कुछ सी और डी लगे हुए हैं, तो इनमें से सी सपोज करिए कि बाहर की ओर आ रहा है, और डी सपोज करिए पीछे की ओर जा रहा है, और यहाँ पे ए और बी लगे हुए हैं, तो ये ए जो है वो आगे की ओर है और बी पीछे की ओर है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही है भाई, रिंग है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। तो अब इन ए और बी और इन सी और डी का प्लेन सेम होगा, ठीक है। और अब ऐसे केस में ये जीआई शो करेंगे प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल। ये कंडीशन अगर मीट होगी तो इनमें जीआई हो जाएगा, ठीक है। बस हो गई ये बात। तो एक दो क्वेश्चन कर लो चाहो तो, जल्दी से इस पे लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो। ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं एक दो, लिखिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। क्वेश्चन है फटाफट से कि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा, जो पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें वो 3D वाला स्ट्रक्चर कई बार नहीं बना रहेगा, है ना, तो ये आपको सोचना होगा कि प्लेन सेम है कि नहीं है। जैसे यहाँ H और Br और यहाँ Br और CH3, तो अभी तो देख के लग रहा है कि इनका प्लेन सेम है, इन चारों का प्लेन सेम है, देख के ऐसा महसूस हो रहा है एक बार के लिए, लेकिन हमें मालूम है इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं तो इनका प्लेन परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये Br और CH3 अगर ये आगे की ओर आ रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है, तो ये पेपर के प्लेन में होगा। तो ये ऐसे केस में इवन नंबर ऑफ रिंग्स है, जीआई नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख के लगेगा कि सेम प्लेन में है, लेकिन वो हमको एनालाइज करना होगा, यही तो दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और 3 रिंग्स दी हुई हैं, और यहां पर बच्चों लगा है H और Cl, और यहां पर लगा हुआ है Br, और यहां लगा है I। चलो अब बताओ जीआई होगा नहीं होगा। अब देखो ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ गए, इनको कंप्रेस कर करके पाई बॉन्ड की तरह सोच लो, ठीक है। तो ये HCl और ये Bri, इनका प्लेन सेम होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी। अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो इसलिए जीआई इन सच अ मॉलिक्यूल इज, ठीक है। तो पहला वाला केस हमने आपको पढ़ा दिया, जब टर्मिनल पोजीशन पर है तो क्या करना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, ठीक है, दूसरा केस पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूएंट एट इंटरमीडिएट पोजीशन, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट एट इंटरमीडिएट पोजीशन ये और भी ज्यादा आसान होता है, इसको जस्ट लाइक हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन की तरह इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूं सीधे। तो ये मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया, ठीक है बच्चों, और इसमें मैंने क्या किया कि यहां पर और यहां पर 2 मिथाइल लगा दिए। अब क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि इसमें जीआई संभव है या नहीं, जीआई इज पॉसिबल और नॉट। तो अब हम लोग यहां पे क्या करें कि इसको जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन वाला, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो पढ़ाई की थी ना, बिल्कुल वैसी करें, ठीक है। किसी भी एक रिंग को मैं बेस रिंग मान लेता हूं, किसी भी एक रिंग को। जनरली मैं बेस रिंग उसको मानूंगा, ये बात अभी बता दे रहा हूं, आगे क्वेश्चन में चल के और समझाऊंगा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। तो यहां पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट इस पे लगा है, भाई देखो यहां पे इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ नहीं सकता, यहां पे कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो इस पूरी रिंग में कितना सब्स्टिट्यूएंट है, एक। इस पोजीशन पे कुछ आ नहीं सकता, यहां पर कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, इस रिंग इस पोजीशन पर क्या लगा है, एक मिथाइल, ठीक है, एक मिथाइल लगा हुआ है। तो इस वाली रिंग में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में एक एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो किसी भी एक रिंग को मैंने बेस रिंग मान लिया।
लेकिन कभी ऐसा अगर सिचुएशन हो जाएगा कि अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो मैं जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको बेस रिंग मानूंगा। अभी एग्जाम्पल ऐसा आएगा तो और आपको बात समझ में आएगी। तो मैंने इस वाली रिंग को बेस रिंग मान लिया। अब मैंने देखा कि भाई इस रिंग से क्या क्या लगा हुआ है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो इस रिंग से यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर लगा हुआ है एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, किसी को भी मैंने ऊपर और किसी को भी नीचे बना दिया, ठीक है। अच्छा, और इस वाली पोजीशन पर क्या लगा है, इस वाली पोजीशन पर मैं जब इधर गया तो मुझे मिला CH2, ठीक है, तो मैंने उसको एक CH2 दिखाया, ठीक है। और जब मैं इस वाले डायरेक्शन में बढ़ा तो यहां पर मुझे मिल रहा है CH3, ठीक है। ध्यान से समझो बात को, इस कार्बन से इधर बढ़ो तो क्या मिल रहा है, यहां CH2 मिल रहा है, तो बस मैंने CH2 बना के छोड़ दिया। और यहां पे क्या मिल रहा है, एक CH मिल रहा है, और उस CH से क्या लगा हुआ है, फिर CH3 लगा हुआ है और आगे भी कुछ लगा हुआ है। तो इस टाइप की सिचुएशन, ये सिंगल बॉन्ड है, लाइन कई बार बन गई है लेकिन है एक ही बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इस रिंग को बेस रिंग मानते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या यहां पर GI पॉसिबल है, तो बिल्कुल है भाई। देखिए, A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हाई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, GI इज पॉसिबल। तो आप बोलोगे कि इस मॉलिक्यूल में GI हो रहा है। अगर आप बाई साइड वाली रिंग को, ठीक है, इस वाली रिंग को, लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग को अगर आप बेस रिंग मान के करते तो भी सेम टाइप का आंसर आपके पास आ जाता। समझ रहे हैं आप बात को। तो जैसे मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कि मैंने लेफ्ट वाली रिंग को बेस रिंग माना, तो लेफ्ट वाली रिंग को बेस रिंग माना तो इससे क्या लगा हुआ है भाई, एक लगा हुआ है मिथाइल और एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, किसी एक को भी मैंने ऊपर बना दिया और नीचे बना दिया इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में। और इस वाले कार्बन पे आ जाइए तो क्या लगा हुआ है, तो यहां पर एक तो लगा हुआ है CH2, ठीक है, इधर आगे बढ़े तो क्या मिला, CH2 मिला, ठीक है। और इधर आगे बढ़े तो क्या मिला, यहां मिला CH और CH3, तो अलग अलग हो गए ना ये, है ना। तो A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। तो इस तरह से भी हमारे पास आ रहा है कि GI इज पॉसिबल। तो कैसे भी एक रिंग को लेकर के आप ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हो कि GI पॉसिबल है या नहीं, जस्ट लाइक साइक्लोएल्केन्स। और ये कब करना है, जब इंटरमीडिएट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आए तब। और अच्छे से समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स आपको करवाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये ऑक्सीजन का एटम है और इस प्रकार से है, ठीक है। और ये दूसरी रिंग है, इसमें मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो लेफ्ट वाली रिंग थी इसको अपनी बेस रिंग माना, सॉरी मैं गलत बोल गया, लेफ्ट नहीं, राइट वाली जो रिंग थी इसको मैंने अपनी बेस रिंग माना, राइट वाली रिंग को बेस रिंग माना। क्यों, देखो इस वाली रिंग में अगर आओगे, लेफ्ट वाली रिंग में अगर आओगे तो उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है भाई। देखो इस पोजीशन पर कुछ नहीं है, कार्बन है खाली, इस पोजीशन पर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर ये ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ऑक्सीजन रिंग में ही है, और इससे 2 लोन पेयर लगे हुए हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट राइट वाली रिंग में यहां पर मिथाइल दिख रहा है। देखो भाई, ये ऑक्सीजन तो रिंग का ही हिस्सा है ना, तो रिंग के हिस्से के अलावा जो चीज लगी होती है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो मैंने ये जो राइट वाली रिंग थी इसको बेस रिंग माना, और इस राइट वाली रिंग को अगर मैंने बेस रिंग माना तो मैं स्ट्रक्चर बना लिया इस तरह से कि एक यहां पर लगा हुआ है मिथाइल, यहां पर हाइड्रोजन, इस वाली पोजीशन पर, यहां पर तो 2 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब हम इस कार्बन के पास आ गए, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा हुआ है O, एक तरफ चले तो O है, और दूसरी तरफ चले तो क्या है, यहां पे C मिल रहा है, CH2 लिख दो या C लिख दो, जो भी लिख दो। तो ऐसा स्ट्रक्चर तुमने सोच लिया। अब ऐसा स्ट्रक्चर तुमने सोचा तो A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D, तो इसमें GI हो रहा है, GI इज पॉसिबल। समझ गए बात को। अगर तुम बाएं वाली रिंग को, लेफ्ट वाली रिंग को अगर बेस रिंग मानते तो उसमें GI फिर नहीं होता,
लेकिन इससे मतलब नहीं है। देखो जैसे अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है भाई एक भी रिंग से अगर जीआई आ रहा है तो जीआई मॉलिक्यूल में है ना। जैसे मैं मान लो कि मॉलिक्यूल में 10 डबल बॉन्ड हैं, उन 10 डबल बॉन्ड में से 9 डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी अगर जीआई शो कर रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल तो जीआई शो कर रहा है। तो सिमिलर सिचुएशन इस टाइप की, वही सेम सिचुएशन यहां पर भी हो रही है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग को मान के करूं अगर, तब तो सर जीआई नहीं होगा। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाली रिंग से नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट हैंड साइड वाली से तो हो रहा है ना, तो मॉलिक्यूल में जीआई हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया कि उस रिंग को बेस रिंग मानो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अब जैसे जो बाएं तरफ वाली रिंग है, अगर उसको तुमने बेस रिंग मान लिया, मान लो तुमने ऐसा क्वेश्चन किया, तो यहां पर क्या है कि हर पोजीशन पर देखिए, यहां पे ऑक्सीजन एटम है, इस पे 2 लोन पेयर हैं, दोनों A इक्वल टू बी। यहां पर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, A इक्वल टू बी। यहां पर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, A इक्वल टू बी। अब यहां पर लगे हुए ग्रुप्स अलग अलग हैं, लेकिन केवल एक कार्बन पे अगर अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे यहां पर CH2 है और यहां पर CH3 है, तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सब जगह पे तो सेम है ना। तो इसलिए इस रिंग को अगर मानोगे तो जीआई तुम्हें नजर नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला राइट हैंड साइड वाली रिंग को बेस रिंग मानो, और उससे अगर जीआई आ रहा है तो मॉलिक्यूल में जीआई हो रहा है। और कभी ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो यार दोनों रिंग को मान के चेक कर लो, है ना, दोनों रिंग को मान के एक एक बार चेक करो, अगर एक रिंग से भी आ रहा है तो जीआई तो है। ठीक है, तो आई होप बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हमें दिया हुआ है N और H और ये 4 मेंबर्ड रिंग और एक और 4 मेंबर्ड रिंग, स्पायरो कंपाउंड, यहाँ पे मिथाइल। अब बताओ किसको बेस रिंग मानोगे। ठीक है, बेस रिंग किसको माना जाए। तो बेस रिंग यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है भाई, इसको मैं मान लेता हूं दिस इज माय बेस रिंग। ठीक है, तो इसको मैंने बेस रिंग अगर माना, राइट हैंड साइड वाली रिंग को बेस रिंग माना, तो यहां पर एक मिथाइल और हाइड्रोजन दिख रहा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। और इस वाले कार्बन से मुझे दिख रहा है एक ये सिंगल लाइन मैंने बनाई है, नाइट्रोजन, और यहां दिख रहा है कार्बन। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, A इज नॉट इक्वल टू बी, C इज नॉट इक्वल टू D, तो यहां पर GI हो जाएगा भाई, GI इज पॉसिबल। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमको दिया हुआ है एक सिस्टम, लिखो क्वेश्चन लिखो, O और इस तरह से, और यहां पर भी O और इस तरह से। ठीक है, तो दोनों रिंग एक जैसी हैं बिल्कुल, किसी भी एक को बेस रिंग मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक को बेस रिंग मानते हैं। तो किसी भी एक को बेस रिंग अगर मानेंगे तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, मान लीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने अज्यूम कर लिया एज अ बेस रिंग। तो अब देखिए इस कार्बन पे आइए, क्या दिख रहा है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, तो यहाँ पे तो A नॉट इक्वल टू बी वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन रिंग का ही पार्ट है और इससे 2 लोन पेयर लगे हैं, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। तो A नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन बाकी सब जगह C इक्वल टू डी है, और इस कारण से मैंने बोला कि इस मॉलिक्यूल में GI नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर जो भी है 5 हो गया शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया कि ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर मिथाइल लगा है। चलिए इस रिंग में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख नहीं रहा है, इधर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो मैंने राइट हैंड साइड वाली रिंग को माना बेस रिंग, और बेस रिंग मान के जब सोचा तो इस पोजीशन पर मुझे दिख रहा है एक मिथाइल और हाइड्रोजन, और इस पोजीशन पर मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन और कार्बन। इस कार्बन से चलो ना, इधर क्या मिल रहा है ऑक्सीजन, इधर क्या मिल रहा है कार्बन। तो A नॉट इक्वल टू बी, C नॉट इक्वल टू डी, ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको बना के पूछा जाए तब तो आप बोल ही दोगे कि भाई यहाँ पे GI हो रहा है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में GI इज पॉसिबल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नोटेड डाउन, ऑक्सीजन और यहां पर सल्फर, ठीक है, और यहां मिथाइल, इस तरह से दिया हुआ है।
तो अब बताओ बच्चों बेस रिंग किसे लोगे? फिर से राइट हैंड साइड वाली रिंग को बेस रिंग लोगे, इस पे सब्स्टिट्यूएंट है ज्यादा, तो यहां पर भी जीआई हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बनाओगे तो यहां पर क्या दिख जाएगा? एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे एक कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर तो रिंग में ही है, 2 लोन पेयर लगे हैं उससे। तो इसमें अगर बनाएंगे हम लोग तो राइट साइड वाली रिंग को बेस रिंग मान लिए, उससे मिथाइल और हाइड्रोजन दिख गया, और यहां पर हमें ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन दिख गया। तो A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस मॉलिक्यूल में GI विल बी पॉसिबल। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बताना है कि GI पॉसिबल है या नहीं। तो अब देखो बच्चों यहां पर क्या है कि ये तो सिंपली एक मोनोसाइक्लिक जैसा हो गया ना, इसमें स्पाइरो वाले के कॉन्सेप्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। भाई देखिए ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इससे क्या दिख रहा है? एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, और इससे क्या दिख रहा है? मिथाइल और हाइड्रोजन। तो A नॉट इक्वल टू B यहां पर, और C नॉट इक्वल टू D यहां पर दिख रहा है, ये मिथाइल है। ठीक है, तो बस बाकी रिंग्स की कोई जरूरत ही नहीं, इसी के अबाउट हमको GI यहां पर हो जाएगा। ये तो सिंपली मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन जैसा। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स GI इन स्पाइरो कंपाउंड्स। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।